राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग अमर शहीद सरदार भगत सिंह के जीवन को पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो सभी मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके जन्म के साथ। मित्रों, शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बांगा लयालपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो तब के ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में आता था। प्रेजेंट डे की बात करें तो यह जगह पाकिस्तान के फैजलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह संधू था और मदर का नाम विद्यावती कौर। इनके चाचा जी जो कि स्वर्ण सिंह थे, अजीत सिंह थे और ये गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे, यानी गदर पार्टी से ये लोग जुड़े हुए थे। मित्रों, जब भगत सिंह का जन्म हुआ उससे कुछ दिन पहले की बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था, तो इससे पहले क्या हुआ था मित्रों? 1905 का एक समय है, 1905। इस 1905 को क्या होता है, अंग्रेज अपनी अपनी निज फायदा के लिए बंगाल का विभाजन कर देते हैं। तो पार्टी यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे नोट करते चलना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए थे, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। वो एक तरह से रिलीजन बेस्ड था, यानी हिंदू मुस्लिमों के आपसी भाईचारा को ख़त्म करना था। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो कर्जन के द्वारा किया गया था। अब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया तो इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट हो गया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। और यह आंदोलन लीड किया गया लाल, बाल और पाल के द्वारा। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये लोग ऑल ओवर इंडिया में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय यानी लाला जी नॉर्थ इंडिया में, बिपिन चंद्र पाल ईस्ट इंडिया में, बिपिन चंद्र पाल ईस्ट इंडिया में और बाल गंगाधर तिलक आपको वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अब जिस साल सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था उस साल कांग्रेस दो पार्ट में बट जाती है। ठीक है, एक मॉडरेट फेज और एक एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी नरम दल और गरम दल। तो गरम दल के जो नेता होते हैं वो लाल बाल पाल होते हैं, जो स्वदेशी मूवमेंट का आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और 1907 का क्वेश्चंस ध्यान से सुनने चलता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं शहीद भगत सिंह के जीवन के इर्द गिर्द ही ये क्वेश्चन बनते हैं। तो 1907 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, अब 1907 के बाद क्या होता है, सरदार भगत सिंह का तो जन्म 1907 में ही हो चुका है। जब ये अब बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद क्या होता है, आपको पढ़ाई के लिए स्कूल में जाना होता है। ठीक है, तो इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी अंग्रेजों की स्कूल में ना होके आर्य पद्धति की एक स्कूल है जो कि अभी भी चलती है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे शॉर्ट में हम लोग डीएवी के नाम से जानते हैं। तो उस डीएवी स्कूल में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया था। ठीक है, अब जब ये स्कूल में पढ़ ही रहे थे तब 1919 में एक मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, जिसमें इसमें मित्रों देखो, ये रिफॉर्म का नाम क्या है? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें चेम्सफोर्ड वायसराय का नाम है, इसमें चेम्सफोर्ड वायसराय का नाम है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय का नाम है, यानी 1919 में भारत के वायसराय का नाम चेम्सफोर्ड था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे और मॉन्टेगू थे। ठीक है, अब मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में क्यों आया था? क्योंकि मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था और अंग्रेज अपने कानून का रिव्यू हर 10 साल में करने वाले थे। तो 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं।
और इस रिफॉर्म में भी दो व्यक्ति एसोसिएटेड थे और इन्हीं के नाम पे रिफॉर्म का नाम रखा गया था। मॉडले जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो यानी वायसराय ऑफ इंडिया थे तब के, यानी 1909 और 1919 के अगर वायसराय का नाम पूछा जाए तो वो भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, ठीक है, उसी समय एक रॉलेट एक्ट एक कानून आती है, ठीक है। तो उस कानून के विरोध में या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जालियांवाला बाग में कुछ लोग। तो उस समय 13 अप्रैल 1919 का डेट था और बैसाखी का एक त्यौहार था। लोग शांतिपूर्ण अपनी प्रदर्शन कर रहे थे रॉलेट एक्ट कानून के नाराजगी में या विरोध में। तो उस समय जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं उन्हें मार दिया जाए। तो वो जालियांवाला मैसेकर हुआ था 1919 में। भगत सिंह की उम्र तब लगभग 12 साल की थी, 12 साल या 12 प्लस था, ठीक है। तो इस घटना से भगत सिंह काफ़ी आहट हुए और वो 12 साल के नौजवान युवक अकेले अपने घर से करीब जालियांवाला बाग जो हुआ था उनके घर से बांगा से 40 किलोमीटर की दूरी पे था, और 40 किलोमीटर दूरी वो पैदल यात्रा तय करते हैं और वहाँ जाते हैं। और एक मतलब वहाँ इमेजिनेशन में वो सारी चीज़ें देखते हैं कि कुआं में लोग कैसे कूद रहे हैं, कैसे जनरल डायर गोलियों से सबको मार रहा है, लोग इधर उधर कैसे भाग रहे हैं। तो वहाँ से वो बोतल में वहाँ से मिट्टी भरते हैं और मिट्टी को अपने घर लेकर आते हैं। और तो घर लेके आते हैं तो उनकी माँ पूछती है ये क्या है। तो वो बोलते हैं कि हमारे क्रांतिकारियों का खून है, ये हमारे हमारे लिए आज़ादी में जितने भी लोग सहयोगी थे हमारे देश को आज़ाद दिलाने में, उनका एक खून है, खून में सना हुआ मिट्टी है। और इसे वो जहाँ पूजा का स्थल होता है वहाँ पे ये रख दिए थे, ठीक है। और रोज़ सुबह इसको देखा करते थे या ये कहें इसकी पूजा करते थे। तो 1909 का जो ये आंदोलन हुआ, 1919 में जो ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था और उसके बाद कानून जो आया था रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, एक मोमेंट की शुरुआत करते हैं। गांधी जी का आगमन तो हो ही गया था 1915 में, और चंपारण में उन्होंने एक सत्याग्रह किया था जो कि काफ़ी सक्सेस हुआ था। चंपारण का सत्याग्रह काफ़ी सक्सेस हुआ था, ठीक है। तो लोगों की विश्वास भी गांधी जी में बढ़ गई थी कि हाँ ये व्यक्ति हमें आज़ादी दिला सकता है, ठीक है। तो 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। भगत सिंह भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया क्योंकि भगत सिंह की उम्र तो 13 साल थी। उस समय उस नवयुवक को लगा कि जो काम देश के हित में होगा उस काम में हम शामिल हो जाए, क्योंकि गांधी जी के लोगों के साथ बहुत बड़ी एक भीड़ थी। अब जब लोग कोई एक नौजवान नवयुवक यह देखेगा कि इस आदमी के साथ इतनी भीड़ है तो जरूर इस आदमी में टैलेंट होगा, आज़ादी ये दिला सकते हैं। तो ये भी वो देख के आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन 1922 के समय एक चौरा चौरी इंसिडेंट होता है। चौरा चौरी गोरखपुर के समीप है। वो एक एक्सीडेंट वहाँ पे होता है। एक्सीडेंट क्या होता है कि भीड़ कुछ कारणवश वहाँ पे थाने में आग लगा देती है, और गांधी जी का जो फिलॉसफी है हमेशा नॉन वायलेंस पे है, यानी अहिंसा की उनकी फिलॉसफी है। अब जबकि यहाँ पे अहिंसा हो गया तो गांधी जी बोला कि नहीं, मैं इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता, आप लोगों ने हिंसा अपना लिया। तो गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को रोक दिया, ठीक है। अब अब देखो इनकी उम्र हो गई 15-16 साल। तो ये क्या करते हैं, एक नेशनल कॉलेज वहाँ लाहौर में नेशनल कॉलेज होता है, ठीक है, जो कि नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया होता है लाला जी के द्वारा। लाला जी बोले तो लाला लाजपत राय। तो उसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ की अपनी आगे की शिक्षा पूरी करते हैं। और देखो नेशनल कॉलेज में काफ़ी राष्ट्रवादी लोग पहले से भी पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे जाने का यह प्रभाव हुआ कि और इनमें राष्ट्रवाद की भावना और पनप के बाहर आई। तो एक
कॉलेज में पढ़े, उसके बाद एक कॉलेज में पढ़ने के बाद 1924 के टाइम में लाहौर से निकल के कानपुर गए। अब कानपुर क्यों गए? क्योंकि कानपुर में एक और युवक थे, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। उनका काफ़ी नाम था उस समय। तो लाहौर गए और लाहौर छोड़ के कानपुर गए और वहाँ पे एचआरए को ज्वाइन किए। एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, नोट कर लो, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है। और 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी होता है। 1925 में क्या होता है? काकोरी ट्रेन रॉबरी होता है, जिसमें ये लोग अंग्रेजों से, क्योंकि देखो इनका कहना था कि भाई अंग्रेजों के पास जो पैसा है वो हमारा पैसा ही है, तो उस पैसे को हम लोग वापस ले रहे हैं। तो काकोरी ट्रेन वाली घटना होती है, जिसमें ये लोग दोषी पाए जाते हैं और कुछ लोगों की फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जिनमें प्रमुख नाम है बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाकुल्ला खान, लाहरी। ठीक है। और 1925 से एक वर्ष पहले शहीद भगत सिंह का पहला आर्टिकल छपता है, और किस में छपता है? मतवाला मैगजीन में। और मतवाला मैगजीन किसका था? तो लाला लाजपत राय का था। ठीक है। अब 1924 1925, हाँ, अब काकोरी ट्रेन जो कॉन्स्पिरेसी हुई होती है, काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई होती है, उसी केस में 1927 में पहली बार इनकी गिरफ्तारी होती है काकोरी केस में। ठीक है। इनकी गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन फिर ये जमानत में छूट जाते हैं। और उस समय की जमानत राशि भी काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन लोगों ने मिलकर उस जमानत राशि को दिया और इन्हें बाहर छुड़वाया। अब 1928 में ये क्या करते हैं? एचआरए, जो कि एचआरए को इन्होंने ज्वाइन किया था 1924 में, एचआरए का नाम बदल के, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में एस यहाँ पे जोड़ दिया, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठीक है। और 1929 का ही टाइम होता है जिस समय साइमन कमीशन भारत आती है। अब साइमन कमीशन भारत आती है तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक भी मेंबर भारतीय का नहीं होता है। तो कारण क्या है भाई? अगर तुम भारत के लिए कानून बना रहे हो, भारत के लोगों के हित के लिए कानून बना रहे हो, तो रिव्यू करने के लिए एक भी तो भारतीय होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या था? एक भी भारतीय नहीं था। तो लाला जी इसी का विरोध कर रहे थे। तो लाला जी का विरोध कर रहे थे, तो उसी समय एक सॉन्डर्स था। ठीक है। सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, और इस लाठी चार्ज में लाला जी को काफ़ी चोट लगी, और चोट लगने के लगभग 15 से 16 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु से काफ़ी हताश हो जाते हैं भगत सिंह। तो और ये लोग जितने भी एचएसआरए के मेंबर होते हैं, बदला लेने का प्लान बनाते हैं। ठीक है। तो बदला लेने में क्रम में इनसे एक गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है? जिन व्यक्ति को मारना था उसके जगह पे दूसरे व्यक्ति मारे जाते हैं, क्योंकि ये पहचानने में इनसे थोड़ी गलती हो जाती है। ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद मिलके एएसपी सॉन्डर्स को मारने का प्लान बनाते हैं, और गलती से एएसपी सॉन्डर्स की जगह जेपी स्कॉट की मृत्यु हो जाती है। यह समय है 17 दिसंबर 1928 का, 17 दिसंबर 1928। अब इनको मारने के बाद अब इनको मारने के बाद भगत सिंह वहाँ से निकल जाते हैं, और बाहर निकलने में ये दुर्गा भाभी की मदद लेते हैं। किनकी मदद लेते हैं? दुर्गा भाभी की। दुर्गा भाभी कौन थी? भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। ठीक है। तो उसके बाद ये लोग दुर्गा भाभी के साथ होके बाहर निकल जाते हैं, और लाहौर से निकल के कलकत्ता को चले जाते हैं। ठीक है। और वहाँ से फिर अपनी आंदोलन को देखते हैं। अब 1919 के बाद 1929 में क्या आता है? दो बिल पास होने थे सेंट्रल असेंबली में। और कौन से सेंट्रल असेंबली में? तो दिल्ली में दो बिल पास होने थे। एक क्या था? एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि दोनों भारतवासियों के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब समय आ गया है अपनी गिरफ्तारी देने का। ठीक है। और अपनी गिरफ्तारी देने का, और अपनी गिरफ्तारी के माध्यम से मैं कोर्ट में जाऊंगा, और फिर कोर्ट के माध्यम से जो मेरी फिलॉसफी है, मैं लोगों को सुनाऊंगा और या लोगों के पास पहुंचाऊंगा। ठीक है। यह उनके प्लान का हिस्सा था। तो मित्रों क्या होता है कि असेंबली
वो लाहौर सेंट्रल असेंबली में, लाहौर सेंट्रल नहीं, लाहौर से तो कलकत्ता को आ गए थे, और कलकत्ता से दिल्ली सेंट्रल असेंबली में जब वहाँ पे बहस चल रही थी, वहाँ पे बहस चल रही थी दो बिल के लिए, ट्रेड सेफ्टी बिल के लिए, और एक और कौन सा बिल था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए। तो वो यहाँ पे जाके एक कोना में जहाँ पे भीड़ नहीं था, लो इंटेंसिटी का बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त फेंक देते हैं, वहाँ पे जहाँ पे लोगों की कम भीड़ होती है, और बम भी लो इंटेंसिटी का। और वहाँ पे ये लोग फिर वहाँ से भागते नहीं हैं और अपनी गिरफ्तारी देते हैं, वहाँ से भागते नहीं हैं, अपनी गिरफ्तारी देते हैं। अब एक गिरफ्तार हो जाते हैं और पुलिस को इनकी तलाश थी काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो 1929 के बाद 1930 में भारतीय इतिहास में एक और कालखंड आता है गांधी जी के नाम से, ठीक है। 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत होती है, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को चलती है। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट होती है और लोगों की एक बार फिर से भीड़ काफ़ी ज़्यादा गांधी जी के साथ आती है। तो इसको रोकने के लिए 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। और इसके बाद 1931 में एक कराची में भी सेशन होता है। कांग्रेस का सेशन हर समय में, हर साल अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें एक भगत सिंह को छुड़ाने की बात कही गई है, लेकिन ये भगत सिंह को छुड़ाने में असमर्थ होते हैं, भगत सिंह की चर्चा भी नहीं करते हैं। मतलब ये कहें कि भगत सिंह को ये छुड़वाने में कोई सहयोग नहीं किया था। तो कराची का सेशन जो 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, तो वहाँ पे गांधी जी भी आए थे और गांधी जी को लोगों ने काला झंडा दिखाया था। मित्रों, एक वीडियो, गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, हम लोगों ने यह पढ़ा है कि गांधी जी ने बचाया ही नहीं। क्यों नहीं बचाया, इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि भाई उनके पास भी क्या दिक्कत थी, किस कारण वो नहीं बचा पाए। ये मैं एक अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब 1931 में ये हो गया, तो इनकी सज़ा मुकर्रर हो जाती है। मतलब अब यह तय हो जाता है कि सरदार भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिलना तय है, और इनके साथ दो और व्यक्तियों को सज़ा मिलता है। भगत सिंह को तो था ही, राजगुरु राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। और ऐसे करते करते 1931 में ही इनकी फांसी इनको फांसी दे जाती है। और सबसे बड़ी बात, फांसी का दिन कब था, 24 मार्च को था। लेकिन ये भगत सिंह से इतने डरे हुए थे कि बिन बताए फांसी दिया जाता है तो सूर्योदय के टाइम दिया जाता है, और रात में ही भगत सिंह के सिर्फ खौफ से, डर से, ये लोग एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी। और इनके साथ दो व्यक्तियों और थे, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। तो मित्रों, ये भगत सिंह के जीवनी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, और इससे एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एक दो क्वेश्चन अगर छूटता है तो वो भी मैं आप लोगों को अभी करा ही देता हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सरदार भगत सिंह अपने पॉकेट में हमेशा किसकी फ़ोटो रखते थे, तो करतार सिंह सराबा की फ़ोटो हमेशा वो अपने पॉकेट में रखते थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन। देखो, और उस जज का नाम बताओ जिन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो उनका नाम है जीसी हिल्टन। जिस समय इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। भगत सिंह पे बनने वाली, यूँ तो भगत सिंह पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उनके जीवन पे बनने वाली पहली फिल्म कौन था, तो शहीद आजम भगत सिंह। यह उनके जीवन में बनने वाली पहली फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर जगदीश गौतम थे और एक्टर अभय प्रेम थे। 15 अगस्त 2008 को भारत के पार्लियामेंट में इनका एक स्टैचू इंस्टॉल किया गया, जो कि ब्रॉन्ज स्टैचू था, ठीक है। और इसकी हाइट की बात करें तो 18 फीट लंबा है, कितना, 18 फीट टॉल है, ये लिख लेना। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तब की प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और इनका एक आर्टिकल है जिसका चर्चा होता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यानी वाई आई एम एन एथिस्ट, जो कि पब्लिश हुआ था
द पीपल न्यूज़पेपर में, ठीक है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी एक बार ही दिया गया था, और इन तीनों के लिए मेमोरियल में एक नेशनल मार्टायर मेमोरियल बनाया गया है, जो कि फिरोजपुर पंजाब में है, और उसका नाम है हुसैनी वाला नेशनल मार्टायर मेमोरियल, हुसैनी वाला, ठीक है। हुसैनी वाला, या इसको हिंदी में बोले राष्ट्रीय शहीदी स्मारक हुसैनी वाला, जो कि सतलज नदी के तट पे है, और ये कहाँ पे आता है? फिरोजपुर पंजाब में आता है। कोई और क्वेश्चन छूट सरदार भगत सिंह पे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस बुक को जरूर पढ़ना। तो मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।